अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। हाँ, चलिए क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड यानी विलयन चल रही थी, जिसमें आज का स्टेप है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। यह हेडिंग पड़ेगी सबकी। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब क्या होता है। देखिए, इसके बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको परासरण दाब का एहसास करना है या परासरण दाब क्या होता है इसके बारे में अगर समझना है, तो यहां पर हम बताए थे कि विलयन के कण लेना है। किसके कण लेंगे बताइए? विलयन के कण लीजिएगा। इसमें विलयन के कण है, विलयन है, और इसमें बताए कि इसके कण है, विलायक के कण है। यह विलायक के कण है। और यहां पर बताए थे विलायक के कण में आप यहां पर एक नली लगी रहेगी, नली युक्त यह बर्तन रहेगा जिसमें विलायक के कण ऊपर तक, मान लीजिए यहां तक है विलायक के कण, यहां तक है इनका तल, यहां निशान लगा देते हैं। इसमें क्या है, नली इसमें भी लगी हुई है, लेकिन इस पे दाब पिस्टन द्वारा, हमने बताया पिस्टन द्वारा इस पर दाब लगा है, यानी कुछ वाट रखकर इस पर दाब लगाया गया है। और यह देखिए विलयन के कण यहां तक मौजूद है, पिस्टन यहां पर है। तो देखिए, हमने बताया था इन दोनों को अलग करने वाली कोई अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। यह मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि विलयन और विलायक के कणों को या दोनों को अलग अलग करती है। जब ऐसा आप कर लेंगे तो देखेंगे क्या, हमने बताया भी है कि परासरण क्रिया इसमें होगी। चूंकि परासरण की कंडीशन है भी, परासरण की कंडीशन में यह होना चाहिए कि विलयन और विलायक दोनों के कण या दोनों विलयन दोनों या कहिए दोनों जो है प्रोसेस किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग होनी चाहिए। और यहां से हमने बताया कि विलायक के कण विलयन की तरफ मूव करेंगे। बताइए क्या घटना होगी, आप लोग इसको महसूस कर सकते हैं। जब विलायक के कण विलयन की तरफ जाने लगेंगे तो एक क्रिया कहलाती है क्या? परासरण क्रिया, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब विलायक के कण इसमें जाएंगे तो यहां पर दाब बढ़ेगा, और इस दाब के बढ़ने की वजह से यह जो दाब है वह पिस्टन को ऊपर उठाना चाहेगा, और यहां पर जो विलायक का तल है जो यहां तक था वह नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ हो जाएगा। यह हमने कहा विलायक का तल नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ होगा और यह पिस्टन ऊपर उठाने का प्रयास करेगा विलयन का कण। अब आपको ध्यान रखिएगा, शुरू में आप दाब कुछ लगाए थे, कुछ दाब लगाए थे, लेकिन जब यह परासरण क्रिया हुई उस समय यह दाब इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। चूंकि दाब और बढ़ गया, तो इस दाब को बताइए या इस पिस्टन को इसी जगह रखने के लिए कुछ अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा कि नहीं? और जो अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा वही हमने कहा क्या है? परासरण दाब। जब अतिरिक्त दाब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, और इसको यहीं पर दबाए रखेंगे, तो देखिएगा थोड़ी देर बाद यह परासरण क्रिया भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर उठ जाएगा तो यह परासरण क्रिया चलती रहेगी। चूंकि स्पेस नहीं मिल पाएगा तो इसके कण इसमें नहीं जा पाएंगे। कुछ स्पेस मिला तो गए, स्पेस तब मिलेगा जब यह ऊपर उठेगा, तो स्पेस मिलेगा तो यह कण लगातार जाते रहेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो फिगर यह बना लीजिएगा आप लोग, एक तरफ बनाइए, फिर हम परासरण दाब की परिभाषा लिखवाएं। अगर परासरण दाब को अगर कहा जाएगा समझाइए आप, तो यही समझाने का तरीका है फिगर, जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। यह तीर दिखा दीजिएगा। तीर का मतलब, यह तीर क्या बता रही है कि पिस्टन को यह ऊपर उठाएगा। यह तीर क्या बता रही है?
विलायक का तल नीचे गिरेगा। तो चलिए लिखते भी जाइएगा, फिगर भी बनाते रहिए। लिखिएगा, जब विलयन को किसी पिस्टन द्वारा तथा विलायक को किसी नली द्वारा जोड़कर, ऊपर देखें नली यह लगी है, किसी नली द्वारा जोड़कर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा जाता है, तो परासरण क्रिया के द्वारा विलायक के कण विलयन की तरफ जाने लगते हैं। परासरण क्रिया द्वारा विलायक के कण विलयन की तरफ जाने लगते हैं। हो गया? जिससे पिस्टन पर दाब विलयन द्वारा बढ़ जाता है। पिस्टन पर दाब विलयन द्वारा बढ़ जाता है। अब इस पिस्टन को उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है। जिसे परासरण दाब कहते हैं। अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। बोलिए, परिभाषा समझ में आ गई ना? आप जैसे बनाए उसी तरह हमने कहा। यहां पिस्टन या लिख दीजिएगा फिगर में, या नली लिख लीजिएगा, सब हमने इस फिगर का जिक्र आपके परिभाषा में कर दिया। क्लियर हो गए सब लोग? तो ध्यान रखिएगा सब लोग कि क्या इसकी परिभाषा है और कैसे यह मालूम किया जाता है, इसके बारे में हमने बता दिया। यहां देखिए, अगर दाब मापी आप लगाए हैं पिस्टन के पास, तो दाब मापी यह बता देगा कि शुरू में दाब कितना था, अब दाब कितना लगाना पड़ रहा है। तो शुरू में दाब अगर कुछ है, बाद वाला दाब कुछ और हो गया, तो जो दोनों का अंतर आएगा वही अतिरिक्त दाब आएगा। नहीं, वही अतिरिक्त दाब उसका क्या कहलाएगा? परासरण दाब।
पराशर दाब की माप हो जाएगी तब, जब यहां पर दाब मापी लगाएंगे तब। क्लियर हो गया ना? तो आपके सिलेबस में था पराशर दाब, वह हमने बता दिया। उसके अलावा पराशर विसरण ये सब अंतर भी हो गया है, वह सब भी जानते रहिएगा सब लोग। चूंकि पराशरण की चर्चा है तो यह सब भी आना चाहिए। पराशरण क्रिया हमने बताया, अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण भी हमने दिया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो बनी झिल्ली है, ट्राम साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी झिल्ली है वह पूर्णतः क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और सब जो उदाहरण हमने बताया कि अंडे की झिल्ली या कोसा झिल्लियां हमने बताया, यह सब देखा जाए तो पूर्णतः अर्धपारगम्य नहीं होती। इसमें ध्यान रखिएगा सब लोग। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में क्या है, हेडिंग डालिएगा सब लोग। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हेडिंग डालिएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन यही है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से पहले इसको समझिए सब लोग। अवनमन का मतलब होता है घटना, यानी वाष्प दाब अगर घट जाए तो वह वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। अगर वाष्प दाब बढ़ जाए तो वाष्प दाब का क्या कहलाएगा? उन्नयन कहलाएगा। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बातचीत मत करिए इधर। देखिए, वाष्प दाब यानी वाष्प द्वारा लगने वाला दाब। घर पर जो भोजन पकता है उस पर ढक्कन रखा जाता है। देखिए, वाष्प ही दाब लगाती है, जिसकी वजह से वह ढक्कन आवाज करता है, ऊपर नीचे होता है या कभी कभी गिर भी जाता है अगर ज्यादा वाष्प दाब है। और वाष्प दाब के हिसाब से हमने बताया जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। अगर देखा जाए वो अभी तो यही प्रक्रिया थी। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह तो हमने शाब्दिक अर्थ बता दिया और आपको प्रायोगिक तौर पर एहसास भी कराया कि इस तरह देखिए वाष्प दाब लगती है। लेकिन देखा जाए वास्तव में वाष्प दाब क्या है, 12 के बेस पर या 12 के बेस पर देखा जाए तो आप किसी बंद बर्तन को ले लीजिएगा, वह भी कांच का बर्तन होना चाहिए। वह भी किसका बर्तन होना चाहिए? कांच का बर्तन होना चाहिए। कांच का बंद बर्तन हमने कहा, देखिए इस तरह फिगर हम बना दे रहे हैं। कांच का बर्तन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसमें दिखाई देगा, और बर्तन रहेगा बंद तो क्या देख पाएंगे? कुछ स्टेप देख नहीं पाएंगे। यह कांच का बंद बर्तन है। बताइए बंद हो गया कि नहीं? और इसमें आप कोई द्रव ले लीजिए या जल ले लीजिए, चलिए जल ले लीजिए। यह जल जो है इतना ले लिए, इतना तर, पूरा भरिएगा मत, कुछ खाली रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग। वह हमने शाब्दिक अर्थ बताया वाष्प दाब का। अब वास्तव में अर्थ क्या है इसको समझिए। यह बताइए क्या लिए हैं? जल के कण हैं इसमें। अब बताइए आप लोग, जल के कण हैं उसी तरह तो वाष्पित होंगे नहीं, जान ही रहे हैं। इसको गर्म करना पड़ेगा नीचे से। गर्म करेंगे तो बताइए जो भी जल का मालिक्यूल गर्म होगा पेदी वाला, वह ऊपर जाएगा, ऊपर वाला मालिक्यूल नीचे आएगा, जिसको कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी द्रव है उनके गर्म होने की क्रिया किसके तहत होती है? संवहन द्वारा। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। इसको 11 में बताया गया होगा। यहां पर संवहन विधि द्वारा जब यह गर्म हो जाएगा पूरा मालिक्यूल इसमें, फिर भी आप गर्म करना जारी रखेंगे तो जो कण
ज्यादा ऊर्जा पा जाएगा, उसके बाद वह वाष्पित होना प्रारंभ कर देगा। और यह वाष्प बनेगी तो बताइए ऊपर जाएगी ना। अगर आप बर्तन बंद नहीं किए जाते तो यह बाहर निकल जाती, वाष्प के कण यह बाहर निकल जाते। बोलिए सही बनाए कि नहीं फिगर? वाष्पित, देखिए पानी वाष्पित होकर इसी में पड़ा। यह वाष्प बताइए धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कि नहीं? वाष्प के कण धीरे धीरे बढ़ना है, घटना नहीं है। और वाष्प एक ऐसा, अगर वाष्प के कण ज्यादा हो गए तो यह खुद पानी की तली पर दबाव डालना प्रारंभ कर देंगे। बोले दाब बढ़ेगा कि नहीं? एक समय ऐसा आएगा कि वाष्प के कण स्वयं तली पर इसके दबाव डालना प्रारंभ कर देंगे। दाब डालना प्रारंभ कर देंगे। और देखिएगा जब आप रोके हैं तो शुरू में तो वाष्पन बहुत तेज होगा। शुरू में वाष्पन यानी जल के कण जो है वाष्प होकर के यहां पर बहुत ज्यादा आएंगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे यह वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी और द्रवण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। द्रवण क्रिया का मतलब है कि यह जो है वाष्प के कण है, यह द्रव के रूप में जो है यहां जो जल का तल है उस पर गिरने लगेंगे, जल के कण के रूप में इसमें समाने लगेंगे। जल के कण, हमने कहा वाष्प के कण जल के रूप में इसमें जो है गिरने लगेंगे, जिसको कहते हैं द्रवण क्रिया। तो शुरू में बताइए वाष्पन क्रिया तो तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे यह वाष्पन क्रिया क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वाष्पन क्रिया कम होती जाती है और द्रवण क्रिया बढ़ने लगती है। धीरे धीरे देखेंगे शुरू में द्रव तो कम बनेंगे, लेकिन जब यह वाष्पन क्रिया कम होने लगेगी तो द्रवण क्रिया बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां पर हमको बताना था यह जो वाष्प है यहां पर यह तली पर जो दबाव डालेगी यही वाष्प दाब कहलाएगा। और वाष्प दाब बढ़ेगा तो उस समय वाष्पन क्रिया, बताइए ऊपर से कोई दबाव डालेगा तो वाष्पन होगा। हमने कहा कि वायुमंडलीय दाब लगेगा तो वाष्पन क्रिया इसीलिए नहीं हो पा रही है सामान्य तौर पर। तो आप बताइए एक एक्स्ट्रा वाष्प दाब लग रहा है कि नहीं? एक एक्स्ट्रा वाष्प दाब लगेगा तो यह जो वाष्पन की क्रिया है यह क्या हो जाएगी? रुकेगी और द्रवण क्रिया क्या हो जाएगी? प्रारंभ। वाष्पन का मतलब हुआ जल के कण का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन है। द्रवण क्रिया क्या है? वाष्प के कणों को जल के रूप में बदलना क्या है? द्रवण। अगर वाष्प के कण द्रव रूप में बदल रहे हैं तो यह क्रिया कहलाती है द्रवण। दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट क्रियाएं हैं। क्या है? अगर साम्य अवस्था एक समय ऐसा आएगा कि जिस दर से वाष्पन हो रहा है उसी दर से द्रवण भी होगा, तो उस समय आप लिख सकते हैं क्या? द्रव। और यह क्या है? वाष्प। और दोनों दो क्रियाएं हैं। देखिए हम लिख रहे हैं यह कौन सी क्रिया है? वाष्पन। बात समझिएगा, यानी द्रव के कण वाष्प में बदल रहे थे, इनका लाएगा वाष्पन। देखिए तीर से दिखाएं। और फिर हमने कहा वाष्प के कण द्रव के रूप में बदलेंगे तो यह क्या कहलाएगा? द्रवण। बताइए इस फिगर में दोनों क्रिया इंगित किया कि नहीं हमने? और साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब है कि वह स्थिति जिसमें वाष्पन और द्रवण दोनों की क्रियाएं समान हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वह क्रिया कर कहलाएगी? वह कहलाएगी साम्य अवस्था। दोनों साम्य अवस्था में, और साम्य अवस्था की पोजीशन में यह दिखाया जा सकता है इस तरह। हमने कहा शुरू में यह वाष्पन तेज चलेगा, द्रवण कम होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? वाष्पन क्रिया घटेगी और द्रवण क्रिया बढ़ेगी। तो यह घटेगी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए, अब ध्यान दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले 1 रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यह क्रिया धीरे धीरे, अब यह जो है यहां से स्टार्ट हुई, बताइए यहां पर आ गया 4 नहीं, बल्कि यह हमने कहा कि यह कौन सी क्रिया है? वाष्पन क्रिया है। एक उदाहरण दे रहे हैं। वाष्पन क्रिया पहले देखिए हमने कहा बढ़ेगी, फिर द्रवण क्रिया क्या है? द्रवण क्रिया हमने बताया कि यह भी बढ़ेगी
और यह भी बढ़ेगी तो बताइए, अगर 5 से स्टार्ट हो, 5 हो, 4 हो, तो कभी यह समान भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। और जब 2 आएगी, यानी 2 और 2 में साम्य अवस्था रहेगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो वही कहलाता है क्या? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था की अवस्था में जो वाष्पन क्रिया है वह द्रवण क्रिया के क्या होगी? बराबर। यानी जितने द्रव के मॉलिक्यूल वाष्प में बदलेंगे, उतना वाष्प के मॉलिक्यूल किस में बदल जाएंगे? द्रव में। शाब्दिक अर्थ है। तो कन्फर्म हो जाएंगे सब लोग ना। साम्य अवस्था आपको बता दें, साम्य अवस्था में बैलेंस जिसको आप बोलते हैं, संतुलन में, यानी दोनों क्रियाएं एक साथ बराबर चले, तब संतुलन या साम्य अवस्था उसी को बोलते हैं। आ जाएगा सबको समझ में? तो देखिए, हमने कहा वाष्प दाब क्या है, इसके बारे में समझ गए सब लोग ना। शुरू में हमने, अब ध्यान दीजिएगा, इसका वाष्प दाब कुछ आया, वाष्प द्वारा लगने वाला दाब वाष्प दाब है। इसका वाष्प दाब कुछ आया और यह वाष्प दाब मान लीजिए क्या है? PS है। क्या है? PS ले लीजिएगा, जिसमें शुद्ध विलायक है जल। जब यह विलायक शुद्ध रूप में रहता है तो उसका वाष्प दाब मान लीजिए इस समय PS आ रहा। अब इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी है, नमक है, इसको मिला दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा? विलयन बन जाएगा कि नहीं? विलयन बन जाएगा। और जब यह विलयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो उस समय यह क्रिया जब देखते हैं, तो उस समय जो वाष्प दाब उस ताप पर आ रहा है वह घट जा रहा है। क्या हो रहा है? घट जा रहा है। पहले PS आया था, और जब आप इसको मतलब जो है, या P0 बल्कि लिख लीजिए, P0 शुरू वाला, प्रारंभ वाला। अब बाद वाला जब इसमें करना है तो वह मान लीजिए क्या आ रहा? PS है। तो बताइए, अगर वाष्प दाब का अवनमन हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बताइए, किसमें से किसको घटाएंगे? इसका घट जा रहा है तो P0 माइनस क्या? PS। यही वाष्प दाब का अवनमन का आएगा। तो क्या लिखा जाएगा वाष्प दाब का अवनमन? P0 माइनस क्या? PS। यह क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अवनमन पर पहुंच गए, वाष्प दाब का अवनमन क्या कहलाएगा? P0 माइनस क्या? PS। और यहीं पर लिखा जाए, अगर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन का मतलब हुआ तुलना की जाएगी, और तुलना शुरू वाले से की जाएगी, तो क्या तुलना का मतलब है बटा लिखा जाएगा ना। अब बटा क्या लिखा जाए? P0। यह कहलाएगा क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने क्या बताया? शुरू में बताइए, हमने बताया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, लेकिन जब इसमें, इस शुद्ध विलायक में कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो वह तो विलयन बन जाएगा। उसका वाष्प दाब जो देखा जाता है क्या हो जाता है? PS घट जाता है। तो इनमें जो वाष्प दाब में कमी आई वही कहलाएगा। कमी को कैसे निकालेंगे? बताइए, माइनस करके निकालेंगे? नहीं, वाष्प दाब यही कहलाएगा क्या? वाष्प दाब का अवनमन। और आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो P0 से क्या करेंगे? भाग। बस यही। तो क्या हेडिंग डाले हैं आप लोग? वाष्प दाब का अवनमन हेडिंग डाले हैं ना। लिखिएगा, जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी बंद बर्तन में किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है, शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो विलायक के कण वाष्पित होने लगते हैं। विलायक के कण वाष्पित होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी लिखवाए ना, विलायक के कण क्या होते हैं? वाष्पित होने लगते हैं। ये वाष्प के कण द्रव की सतह के ऊपर
ए वाष्प के कण, ए वाष्प के कण खाली बर्तन, क्या लिखे? हाँ ठीक, रुकिए। ए वाष्प के कण द्रव की सतह के ऊपर, ए बोले होंगे ना, ए वाष्प के कण द्रव की सतह के ऊपर खाली स्थान में, खाली स्थान में खाली स्थान में फैल जाते हैं। बोलिए ऐसा ही हुआ ना, खाली स्थान जो था उसमें फैले, जिससे वाष्प के कण द्रव की सतह पर दाब लगाने लगते हैं, जिससे वाष्प के कण द्रव की सतह पर दाब लगाने लगते हैं, जिसे वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब कहा जाता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करिएगा। प्रारंभ में वाष्पन क्रिया तेज होती है, प्रारंभ में वाष्पन क्रिया तेज होती है, लेकिन कुछ देर बाद द्रवण क्रिया बढ़ने लगती है। द्रवण क्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, वाष्प का द्रव रूप में बदलना। द्रवण क्रिया क्या बोले हैं? द्रवण क्रिया तेज होने लगती है, बढ़ने लगती है। हाँ, बढ़ने लगती है। साम्यावस्था में, साम्यावस्था में इस समीकरण को लिखिएगा जो हमने लिखा है अभी, द्रव और फिर क्या है, वाष्प। यह वाष्पन लिखे थे ना, वाष्पन, और यह क्या है, द्रवण। इसको बना लीजिए नीचे, उसके नीचे साम्यावस्था में यह बना लीजिए, द्रव, वाष्प, और इसके बाद वाष्पन और नीचे द्रवण। एक तीर जो आधी है वह वाष्पन को दिखा रही है और एक तीर जो आधी नीचे है वह द्रवण क्रिया दिखा है। दोनों साथ साथ चल रहा है। हो गया, लिखिएगा। पैराग्राफ फिर चेंज करिए, चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यह तो आपको हमने परिचय दिया, इतना जानकारी होने जरूरी है भाई। वाष्प दाब क्या है नहीं दिया है, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा वाष्प दाब क्या है, इसको महसूस भी करना पड़ेगा। यहीं पर द्रव की सतह पर नहीं बल्कि वाष्प दाब अगर देखा जाए तो बर्तन की तली भी महसूस करेगी। क्यों? वाष्प दाब बर्तन की तली भी महसूस करेगी। तो देखिए, हमने बताया कि अगर शुद्ध विलायक है, अगर उसका वाष्प दाब क्या माना जाए, P0, जीरो पर रहेगा, P0 माना जाए। लिखिएगा, यदि, पैराग्राफ चेंज करिए, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, जीरो पर लिखिएगा, P0 माना जाए, P0 माना जाए, तो जब इस द्रव विलायक में, तो जब इस द्रव विलायक में अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है, तो वाष्प दाब PS लिखिएगा। तो वाष्प दाब PS, एच नीचे लिखेगा छोटा सा, तो वाष्प दाब PS घट जाता है।
घट जाता है। अब लिखिएगा नीचे से, अतः वाष्प दाब का अनुमान, फिगर के लिए जगह भी छोड़िएगा बगल में साइड में, एक तरफ यह और एक तरफ यह रहेगा। वाष्प दाब का अनुमान लिखिएगा P0 माइनस PS, P0 माइनस क्या PS हो गया। समझ में आ गया ना, अनुमान का मतलब कितना कम हुआ, तो घटा कर ही निकालेंगे। फिर क्या नीचे लिखिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान लिखिएगा। इसके बाद फिगर बना लीजिएगा, फिगर एक साइड में छोटा सा बना लीजिए बस। ये बताइए स्टेप समझ में आ गया ना। वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, हमने बताया P0 यहां लग जाएगा। फिगर बना लीजिएगा एकदम। देखिए शार्ट में नोट्स है, इतना आप तैयार रखेंगे और जो आएगा क्वेश्चन का जवाब देंगे, पूरा नंबर आपको मिलना है। यहां फिर बता दीजिएगा वाष्प दाब कैसे, लेकिन बंद बर्तन होना चाहिए तभी एहसास हो पाएगा। अगर यह बंद बर्तन नहीं है तो एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाष्प के निकल जाएंगे तो दाब महसूस होगा। अब आगे स्टेप रहेगा राउल्ट का नियम, बहुत आसान सा है राउल्ट का नियम, इसी को आगे बढ़ा देना। राउल्ट का नियम स्टेप डाल लीजिए। राउल्ट का नियम, हेडिंग यही पड़ेगी, राउल्ट का नियम। चलिए देखिए, राउल्ट जो है साइंटिस्ट है। राउल्ट क्या है, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक है। राउल्ट ने जो ऊपर आप प्रोसेस किए हैं, यानी वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, इस पर गहन अध्ययन किया उन्होंने, इस पर गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या दिया रिजल्ट, कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जो विलयन रहेगा, बताइए आप विलयन बना लिए कि नहीं लास्ट में, विलयन में विलयन में क्या है, विलय रहेगा कि नहीं, विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। बस यही नियम है। क्या बोले हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में, जो आप विलयन बनाए थे यानी शुद्ध विलायक पहले लिए थे, फिर शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए थे, तो बताइए विलयन बन गया कि नहीं। तो जो विलयन में अवाष्पशील पदार्थ वही विलय पदार्थ है, उसका जो मोल प्रभाज आएगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। मोल प्रभाज तो बताए हैं, विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोलों की संख्या प्लस। तो बताइए राउल्ट के नियम से अगर लिखा जाए तो उन्होंने कहा क्या, बोलिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान यानी P0 माइनस PS अपन क्या, वह विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो बताइए विलय के मोलों की संख्या अगर n माना जाए और नीचे मोलों की संख्या n प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल n, बताइए इसके बराबर होगा कि नहीं। स्मॉल n क्या है, बोलिए, विलय के, यह क्या है, विलय के, यह
मोलों की संख्या कैसे निकलती पता है ना? ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। बताइए यूज हुआ कि नहीं? तो क्या इसका नियम नहीं याद हुआ? राउल्ट का नियम याद हो गया होगा? क्या बताएंगे? नहीं, यह नहीं नियम होता, यह फार्मूला है। जैसे गाना है, पहले चलता था गाना तो लस्टवा लोग उड़ाते थे, क्यों चलता है कि नहीं? लस्टवा में जो है बहुत लंबी लाइन कोई गा देता है तो लस्टवा लाइन खोजा जाता है कहां से ढूंढी कि इतना कह लें। उस तरह काम हम नहीं चलेगा। तो उसी तरह काम चलेगा, मतलब 4 नंबर करेगा तो 1 का नंबर मिलेगा। वो अभी दया आएगी तब, वो अभी दया आएगी तब। एक लड़के ने लिखा, हमने बताया भी है कि एक लड़के ने लिखा, चल चल कपिया गुरुजी के पास, गुरुजी की दया आई करी है पास। ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पर। हमने बता दिया कि पूरा लिखना पड़ेगा तभी दया वे आएगी, और नहीं उस तरह दया आने वाली नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह क्या है बोलो ना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवलंबन विलयन में विलय के, सही है ना? विलयन में मोल प्रभाज के, बस यही लिख लीजिए। चलिए लिखिए। इस नियम के अनुसार, सीधा हम नियम लिखवा रहे हैं। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, अनुमान कामा लगा दीजिएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलय के, बोलिएगा कहीं गलत होगा बताइएगा। विलयन में विलय के क्या मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके बाद यह फार्मूला लिखिएगा। बस इसमें आप समझ रहे क्या है, क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, परिचय हो चुका है। तुरंत फार्मूला लिखिए। बस राउल्ट का नियम हो गया। 3 हेडिंग कहे थे बताने के लिए ना, तीनों हेडिंग हो गई। और तीनों में से देखिए इंपॉर्टेंट भी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसमें राउल्ट का नियम विशेष तौर पर, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगेगा। इसमें आपको यह सब दिया रहेगा। अब यह आप जारी रहे मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, यह सब दिया रहेगा। तो आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, 1-2 लगवाया जाए लास्ट में। ये आप खुद लगाइएगा, देखिएगा कैसे आएगा। तो कंफर्म हो गया ना? बस आज इतना ही रहने देते हैं।